नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है आपका 19 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये हिंदी मीडियम में बीपीएससी के लिए मेरे अलावा कोई न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं करते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो की क्वालिटी हमेशा इंप्रूव ही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जिससे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में सामान्य भाषा में समझते हुए मिल जाए। जो आपके मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है बीपीएससी का, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। मैंने 2 पेपर देखा है पिछले साल का, लेख का पेपर देखा है। यकीन मानिए वो तो शुरुआत था, ट्रेलर था। इस बार का पेपर उससे भी अच्छा हो सकता है और पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है बीपीएससी का। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन लाता हूँ, जिससे बच्चों का थॉट प्रोसेस अच्छा हो सके, सोच सकें वो किसी भी चीज़ को लेकर कि क्या उसके प्रभाव बन सकते हैं। अधिकारी बनना है आपको रटा हुआ तोता नहीं बनना है कि लूसेंट पढ़ के जाके आप पास हो जाएंगे। चैनल पे बहुत सारा कुछ अपलोड होता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब किए हुआ है आपने तो ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 199 का है, आपको पीडीएफ वगैरह एडवांस में मिल जाता है और आपको पर्सनली हेल्प भी मिल जाती है मुझसे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के वीडियो में आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा। एक तो आपको पीटी के लिए मैं कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगा और मेन्स के लिए भी आपको 2 टॉपिक से 3 टॉपिक में डिस्कस करूँगा जो पता होना चाहिए आपको। देखिए, सबसे पहले कल मैंने बोला था, इस टॉपिक पर हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले कल मैंने बोला था कि तिब्बत पर भारत भी अपनी चुप्पी तोड़े। तिब्बत और भारत को लेकर क्या है भाई वहाँ पर, तिब्बत क्या है और किस तरह से भारत सरकार की नीति है तिब्बत को लेकर, इस चीज़ पर हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, देखिए कल के पेपर में ये आर्टिकल था, उसी को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दुनिया के किसी भी मंच पर तिब्बत या दलाई लामा का नाम आते ही चीन की सरकार या उसके नेता आपा खोने लगते हैं। चीनियों की इस बौखलाहट की वही सच्चाई बेनकाब होती है कि तिब्बत को लेकर उनके मन में बहुत बड़ा चोर बैठा हुआ है। इस कारण चीन की सरकार किसी अपराध बोध के तले खुद के नैतिकता का धरातल बहुत असहाय पाती है। दरअसल में देखिए, आर्टिकल हमें तब समझ में आएगा, मुझे तो समझ में आता है, आपको तब समझ में आएगा जब तिब्बत को लेकर क्या है भाई चीन की रणनीति और क्या है तिब्बत को लेकर विवाद। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे आप, तब तक आप तिब्बत को लेकर भारत सरकार की भी रणनीति को नहीं समझेंगे। तो पहले भारत और तिब्बत का संबंध और उससे रणनीति और उसका इतिहास सब कुछ मैं डिटेल बताता हूँ आपको। कभी भी इससे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में, तो क्योंकि यूपीएससी भी बहुत बार पूछी है इसको और यूपीपीसीएस ने भी पूछा है और बीपीएससी का बाकी है अभी, तो उसका नज़र जिस दिन जाएगा वो आपसे सवाल पूछ लेगा। देखते हैं तिब्बत को लेकर हमारी क्या नीति है। कई सारे लोग मुझसे पूछते किस वेबसाइट आप पढ़ाते। कुछ भी नहीं छुपाता हूं मैं, ये दृष्टि आईएएस का, ध्येय आईएएस का, इन सब का वेबसाइट रहता है, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। इस न्यूज़ सबको डिटेल में खुद से भी पढ़ सकते हैं और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कोई और पढ़ाए आपको, खुद से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। किसी टॉपिक को जब भी सर्च कीजिएगा, जैसे कैसे सर्च करना होता है, भारत तिब्बत यूपीएससी हिंदी ऐसे सर्च करेंगे ना आप, तो आपको अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं, आईएएस के इंस्टीट्यूट हैं, उन सब के आपको वेबसाइट मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके डेली अपलोड होता है उनके करंट अफेयर, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर। ओके, देखिए क्या है ये भारत और तिब्बत को लेकर चर्चा में क्यों है ये। चर्चा में देखिए, हाल ही में कुछ चीनी नागरिकों ने भारत में दलाई लामा के जन्मदिन का जश्न का विरोध किया। दरअसल दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा और वो जाते रहते हैं, बिहार वगैरह भी जाते हैं। दलाई लामा है कौन? देखिए, ये जो तिब्बत है ना, देखिए मैप में तिब्बत ये स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था। ओके, दलाई लामा यहाँ के धार्मिक गुरु हुआ करते थे और यहाँ की सरकार जो होती थी उन सभी पर किसने कब्जा कर लिया, तो आक्रमण करके चीन ने कब्जा कर लिया था। ये पहले स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था लेकिन चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ के जो दलाई लामा थे और यहाँ की जो सरकार है वो सभी भाग कर कहाँ पर आ गए थे, तो भारत आ गए थे 1960 से 61 के आसपास, 60 के आसपास। 1962 के युद्ध से पहले की बात है ये। तो उस समय हुआ कि अब जैसे धर्मशाला, कहाँ पर है ये धर्मशाला, तो धर्मशाला है आपका हिमाचल में जगह है जहाँ पर क्रिकेट का मैच होता है, देखा होगा, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है वो। तो वहीं पर से सरकार चलती है। किसकी सरकार चलती है, तो तिब्बत की निर्वासित सरकार जो है वो आपका धर्मशाला और दिल्ली से चलती है। दिल्ली में भी तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री रहते हैं और उसके प्रमुख रहते हैं। और दलाई लामा कहाँ पर रहते हैं, ये धर्मशाला में रहते हैं और वहीं से तिब्बत के फ्री तिब्बत मूवमेंट वगैरह को भी चलाया जाता है। किसने कब्जा कर लिया तिब्बत पर, तो चीन ने कब्जा कर लिया, तो वो स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था। ओके, चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है जिसका तिब्बतियों पर अधिक प्रभाव है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की निरंतर आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए तिब्बती कार्ड का उपयोग करना चाहता है। भारत अब क्या करना चाहता है, भारत में बहुत सारे तिब्बत के लोग रहते हैं। दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर मजनू का टीला है, मजनू का टीला, ये जगह पर जाएंगे तो तिब्बतियन मार्केट आपको दिखेगा। देहरादून वगैरह में भी तिब्बतियन मार्केट दिखेगा, हिमाचल में भी तिब्बतियन मार्केट दिखेगा। और तिब्बत के लोग जहाँ भी दुकान खोलते हैं सबसे पहला लाइन वहाँ पर क्या लिख कर रख देते हैं, फ्री तिब्बत।
मूवमेंट चलता है उनका, अभी तक चल ही रहा है कि तिब्बत को फ्री किया जाए। ओके, देखिए भारत और तिब्बत की नीति की पृष्ठभूमि क्या है। वर्षों से तिब्बत भारत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है, क्योंकि भारत का अधिकांश सीमाओं सहित 3500 किलोमीटर LAC तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ा है, न कि शेष चीन के साथ। 1914 में चीनियों और तिब्बत प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया, जिसने सीमाओं का अंकन किया था। हालांकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद चीन ने उस सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को स्वीकार कर दिया, जिससे दोनों देशों को विभाजित किया गया था। जो पहले विभाजित किया गया तिब्बत और चीन, इन सब के बीच में, भारत के बीच में, उन सभी को उसने खारिज करते हुए 1950 ईस्वी में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता देने पर सहमति बनी। यहीं पर ब्लंडर हो गया हमने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी यहीं पर, कि चीन ने क्या किया, तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा किया, और हमने क्या किया, हस्ताक्षर करके चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता देने पर सहमति भी व्यक्त कर दी। बहुत ही बड़ा ब्लंडर था उस समय की विदेश नीति का। वर्ष 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा, तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक नेता और उनके कई अनुयायी भारत आ गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें और तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया तथा निर्वासन की स्थिति में तिब्बती सरकार की स्थापना की भी मदद की। जो तिब्बत की सरकार है वो आज भी निर्वासन में ही चलती है, दिल्ली से चलती है, और कहाँ से चलती है, तो धर्मशाला वगैरह से चलती है। ओके, आधिकारिक भारतीय नीति यह है कि दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता हैं और भारत में 1 लाख से अधिक निवासियों के साथ तिब्बती समुदाय किसी भी राजनीतिक गतिविधि का अधिकार नहीं दिया गया है भारत में। लेकिन भारत सरकार ने चीन के विरोध के कारण, चीन के दबाव के कारण भारत ने आज तक तिब्बत को अधिकार नहीं दिया है, मान्यता भी देना समाप्त कर दिया था 1954 ईस्वी में। सबसे पहला चीज़ तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज तिब्बत हम क्यों पढ़ रहे हैं। दरअसल देखिए बात क्या है, जो चीन है ये हमेशा ही अब क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता है। अरुणाचल प्रदेश में कई बार जगहों के नाम बदल देता है अपने हिसाब से, अपने मैप में उसको दिखाता है, पूरी दुनिया में उसको लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है। इसी के कारण भारत के कुछ जो विदेश नीति के सलाहकार हैं और जो विदेश नीति के जानने वाले विशेषज्ञ हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं कि भारत को अब तिब्बत पर जो उसकी पुरानी नीति है उसको छोड़ देना चाहिए और तिब्बत कार्ड अब खेलना चाहिए, भारत सरकार को खुलकर खेलना चाहिए। क्योंकि वो समय अलग था जब हम कमज़ोर हुआ करते थे। अब हम बराबरी की बात करते हैं, तो बराबरी की बात मगर वो अरुणाचल की बात करेंगे तो हम तिब्बत की बात करेंगे। जैसे को तैसे से जवाब देना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए तिब्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल ये पूछा जाए क्या तिब्बत को लेकर भारत सरकार को अपनी नीति को बदलना चाहिए। तो ये सवाल का आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब आपको पता होगा कि तिब्बत नीति है क्या। या इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहीं पर आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारत सरकार को क्या तिब्बत को लेकर अपनी नीति बदलनी चाहिए। तो वहाँ पर आप आकाश में तारे नहीं देख सकते हैं, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ अगला, आधिकारिक नीति पता चल गया भारत सरकार की क्या है, और ये भी पता चल गया कि भारत में तिब्बती लोगों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया है। भारत की तिब्बत नीति में बदलाव, भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति में भारत की तिब्बत नीति बदलाव आ गया है। नीति में यह बदलाव सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधन करने वाली भारतीय सरकार को चिन्हित करता है। उदाहरण के लिए 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख लमसंग सांगे को अपना शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। भारत सरकार ने धीरे धीरे नीति को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। जब दलाई लामा भारत आए थे तो उसके बाद से भारत का सरकार जो है वो उनके साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखती थी। हाँ ठीक है, आप भारत में रह रहे हैं, जैसे बाकी लोग रह रहे हैं वैसे ही आप भी रहिए, हम आपसे लेकिन संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दलाई लामा को आमंत्रित किया और कितनी ही बार उनसे मिले भी हैं, और अलग अलग जगहों पर उनको भारत सरकार के मंत्रियों के साथ देखा जाता है, समारोह में बुलाया जाता है। ये एक संकेत है कि भाई अगर आप अरुणाचल का कार्ड खेलोगे तो हमारे पास भी कार्ड है खेलने के लिए। ओके, हालांकि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने पर उन्हें आमंत्रित नहीं किया, ताकि उनके और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए एक सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो चीन को एक सॉफ्ट संकेत देने के लिए कि हाँ भाई हम तिब्बत कार्ड नहीं खेल रहे हैं, अभी आप आके हमसे बात कर लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम खेल भी सकते हैं, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देंगे, अभी हम नहीं खेले। द्विपक्षीय सम्मेलन हमें करना था तो हमने उनको आमंत्रित नहीं किया था। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को 2013 के बाद पहली बार सार्वजनिक स्वीकृति मिलने की शुभकामनाएं दी हैं। भारत की तिब्बत नीति बदलाव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक पहलुओं पर केंद्रित है, लेकिन तिब्बत नीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण से संबंधित कई चुनौतियां भी हैं। जैसे भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की अरुणाचल यात्रा होती है तो चीन उसको लेकर बयानबाजी कर देता है। अपने ही देश में हमारे जो प्रमुख हैं वो यात्रा करते तो उसको लेकर वो बयानबाजी करता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि अब हम भी तिब्बत कार्ड को खुलकर खेलें। अब चुनौतियाँ क्या हैं तिब्बत कार्ड को खेलने को लेकर?
तिब्बती जनसांख्यिकी में परिवर्तन। पिछले कुछ दशकों में चीन अपनी मुख्य भूमि से लोगों को तिब्बत में प्रवास करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। बहुत सारे लोगों को चीन के मुख्य भूमि जो है, चीन का पूर्वी इलाका, वहाँ से कहाँ पर भेज रहा है रहने के लिए उनको, तो तिब्बत में रहने के लिए भेज रहा है। ओके, चीन उस तिब्बती आबादी का दमन कर रहा है जो दलाई लामा से संबंधित है या उसका समर्थन करती है, तथा इस क्षेत्र में अपने निवेश, बुनियादी ढांचे, परियोजनाओं को बढ़ा रहा है। जो तिब्बत का मूल भाव था, जो मूल संस्कृति थी, वो सबको बदल रहा है। मूल संस्कृति में आपने देखा होगा, तिब्बत के बहुत सारे लोग भारत आए हैं, तिब्बती इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। भारत से हमेशा तिब्बत का संबंध अच्छा रहा है इतिहास में। तिब्बत लोगों को एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करना, जैसे जैसे भारत चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है, गलवान घाटी संघर्षवादी अहिंसक हो गया। चीन ने तिब्बती मिलिशिया समूह को समर्थन देना शुरू कर दिया था। इसके विपरीत भारतीय सेना तिब्बत के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये स्पेशल फोर्स है जो डायरेक्ट में RAW और प्रधानमंत्री के तहत आती है, भारत के प्रधानमंत्री के तहत आती है। आपको नहीं पता होगा, ये पता चला 2020 में जब इसका एक सैनिक शहीद हो गया था, और जिन्होंने रात में डायरेक्ट सरप्राइज अटैक किया था चीन के सैनिकों पर, और 3 से 4 पोस्ट उनसे छुड़ा लिए थे। तो इनको क्या कहा जाता है? SFF कहा जाता है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है पब्लिक में, पहली बार 2020 में ही जानकारी सामने आई थी। ये क्या है? ये तिब्बती निर्वासित लोगों के लड़कों का एक समूह है जिसको आर्म ट्रेनिंग देकर भारत सरकार अपने लिए उपयोग करती है, और चीन के साथ लड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही बहादुर लोग होते हैं, बहुत ही छोटी टुकड़ी होती है जो आर्मी के तहत नहीं आती है, आर्मी उसको कमांड नहीं करती। कौन कमांड करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, और RAW जो भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, वो इसको ऑपरेशंस के लिए यूज़ करता है। उत्तर के सीमा में, पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने में ये लोग माहिर होते हैं, तिब्बत के लोग हैं। ओके, SFF फोर्स को प्रशिक्षित करती है जिसने भविष्य में तिब्बत एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकें। तिब्बती नागरिकों का मुद्दा क्या है? भारत सरकार 1987 के कट ऑफ वर्ष के बाद से भारत में पैदा हुए तिब्बतियों को नागरिकता प्रदान नहीं करती है। अगर आपको SFF के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप सर्च कीजिएगा, BBC हिंदी जो है उस पर इसका डिटेल में वीडियो मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे तिब्बती समुदाय के युवाओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के द्वारा तिब्बती शरणार्थी स्वीकार किए जाने से अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। यह भविष्य में तिब्बती शरणार्थी संबंधी बहस के मुद्दे को प्रभावित करने वाली एकमात्र इकाई के रूप में भारत की भूमिका को प्रभावित करेगा। जैसे अभी भारत जो है वही एकमात्र क्या करता है, तिब्बत की तरफ से वकालत करता है, लेकिन अमेरिका में भी तिब्बती शरणार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और अमेरिका भी भविष्य में तिब्बत को लेकर आवाज़ उठा सकता है। तो ये भी एक चुनौती बन रही है कि तिब्बत जो है वो द्विपक्षीय मुद्दों से कहीं त्रिपक्षीय मुद्दा न बन जाए। ओके, दलाई लामा का उत्तराधिकार का प्रश्न है। देखिए, 86 वर्ष के दलाई लामा हो गए हैं, और दलाई लामा का जो उत्तराधिकारी चुना जाता है ना, उसका प्रोसेस बहुत ही अलग है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस प्रोसेस से दलाई लामा को उत्तराधिकारी चुना जाता है। दलाई लामा को उत्तराधिकारी चुनने वाले लोग क्या करते हैं, एक झोला में दलाई लामा से संबंधित सारे सामान को ले लेते हैं और निकलते हैं यात्रा पर एक छोटे बच्चे की तलाश में। जो बच्चा क्या होता है, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही अलग होता है, चमत्कारी बच्चा होता है, और वो बच्चा क्या करता है, वो सारा कुछ दलाई लामा का, एक जैसे मान लीजिए चश्मा है तो 4 तरीके के चश्मा रख दिए जाते हैं दलाई लामा का, और वो बच्चा क्या करता है, उसमें से उस चश्मे को पहचान लेता है जो ओरिजिनल दलाई लामा का चश्मा होता है, या उनसे जुड़ा हुआ सामान होता है, या उस मठ से जुड़ा हुआ सामान होता है। जिस बच्चे ने कभी मठ की यात्रा नहीं की, जिसने कभी उस दलाई लामा को देखा नहीं, वो सब कुछ उस सामानों को पहचान लेता है। अब आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कीजिएगा, दलाई लामा को उत्तराधिकारी कैसे चुना जाता है, और ये सच है, इसी तरीके से चुना जाता है, आज भी इसी तरीके से चुना जाता है। तो दलाई लामा का जो उत्तराधिकारी है उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि वो नया उत्तराधिकारी कौन होगा, तिब्बत का होगा या भारत का होगा, कहाँ का होगा। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि ताइवान जैसे किसी अन्य देश में भी एक जीवित अवतार हो सकता है। अवतार माना जाता है, उस छोटे से बच्चे को अवतार माना जाता है। दलाई लामा के जो नए उत्तराधिकारी होते हैं उनको अवतार माना जाता है। ओके, अगला क्या है, आगे की राह। वर्तमान भारत में बसने वाले तिब्बतियों के लिए कार्यनीति या कानून नहीं है कुछ भी। भारत की वर्तमान तिब्बत नीति भारत में बसने वाले तिब्बतियों के कल्याण और विकास हेतु महत्वपूर्ण है, परंतु यह तिब्बत के मुख्य मुद्दों का कानूनी समर्थन नहीं करती है। उदाहरण के लिए तिब्बत के विध्वंसकारकों द्वारा तिब्बत में स्वतंत्रता की मांग की गई है। अतः समय आ गया है कि भारत को भी चीन से निपटने के लिए तिब्बत के मुद्दे को अधिक मुखर रूप से उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि वो अरुणाचल का कार्ड खेलता है, लद्दाख का कार्ड खेलता है, तो हमें भी किसका कार्ड खेलना पड़ेगा? तिब्बत का कार्ड खेलना पड़ेगा आने वाले दिनों में। भारत सरकार ने एक और बड़ी गलती की है, लेकिन वो पता नहीं किस हद तक सही है। ताइवान को भारत सरकार अलग देश की मान्यता नहीं देती है चीन के दबाव के कारण। ताइवान को चीनी ताइपे का नाम देती है भारत सरकार, जैसे पूरी दुनिया देती है उसी हिसाब से। लेकिन समय आएगा तो हमें इसका भी कार्ड खेलना
झेलना पड़ेगा। समय के हिसाब से हर चीज़ का फैसला लिया जाता है। तिब्बत को लेकर बहुत सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ चीज़ों को सर्च कीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे दलाई लामा के उत्तराधिकार को सर्च कीजिएगा तो वो बहुत ही अलग प्रोसेस होता है। आप दंग हो जाएंगे कि इस तरह का चीज़ वाकई मौजूद है। हम लोग कई बार ठुकरा देते हैं कि इन चीज़ों को अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन वो सच निकल जाता है कई बार। देखिएगा, चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। हेडलाइन जो था आज के न्यूज़ का वो कौन सा था? देखिए हेडलाइन में क्या है, अपोजिशन टीम इंडिया टू टेक ऑन एनडीए इन लोकसभा इलेक्शन। देखिए लोकसभा का जो इलेक्शन होगा 2024 में, नेता लोगों ने, पार्टियों ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। और आपका सितंबर 2023 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आप उसकी तैयारी ढंग से नहीं कर रहे हैं। लेकिन मई 2024 में इनका इलेक्शन है, तो अभी से ये सारे के सारे लग जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं लोग इलेक्शन के पीछे, इसीलिए फिर आपका नेता बनकर बैठ जाते हैं ये। तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। 30 सितंबर नज़दीक ही है, सोचिए मई तो कितना दूर है, और अभी से ये लोग बैठक वगैरह करने लगे, भाषण वगैरह करने लग गए हैं। दरअसल है क्या, देखिए कितनी पार्टियां हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 26 पार्टी। जनता पार्टी वाला सरकार याद है, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक अलायंस बना था 1975 में, आपका जब इमरजेंसी हटाया गया था उसके बाद। तो उसी तरह का कुछ कुछ सिचुएशन अब भी बन रहा है। मोदी जी के खिलाफ, मतलब मोदी जी के खिलाफ क्यों लगेगा भाई, एनडीए के खिलाफ, एनडीए के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी का जो अलायंस है उसको क्या कहा गया है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दरअसल में है क्या, इस अलायंस का अब कोई वजूद रहा नहीं है, नाम मात्र का बचा है। क्यों पूछेंगे, क्योंकि देखिए जब किसी पार्टी के पास संपूर्ण रूपेण अपने बदौलत बहुमत मिल जाता है तो अलायंस कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जब वाजपेयी जी थे गवर्नमेंट में, वाजपेयी जी जब सरकार चला रहे थे, तब एनडीए वास्तविकता में एनडीए था, क्योंकि उनको सबका सहयोग से सरकार चलाना पड़ता था। आज तो बीजेपी के पास ही 283 से ज़्यादा सीट है, तो उसको किसी का सहयोग चाहिए नहीं। हाँ, आकर बगल में बैठ जाओगे तो हम मना भी नहीं करेंगे, कुछ इसी तरह का चीज़ें हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, अपोजिशन पार्टी जितनी है देश की, उन सभी ने एकजुट होकर एक अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया है इंडिया, INDIA। इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया इसका नाम रखा गया है। और इसमें 26 पार्टियां शामिल हैं, और ये किसके खिलाफ लड़ेंगी, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, जो बीजेपी लीड में बनी हुई एक अलायंस है, उसके खिलाफ लड़ेगी ये इंडिया में 26 पार्टियां शामिल हैं। हर राज्य की लगभग में सभी बड़ी पार्टियां शामिल हैं इसमें। तमिलनाडु के स्टालिन के पार्टी से लेकर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती तक सब इसमें शामिल है, उमर अब्दुल्ला तक, सब लोग शामिल हैं इसमें। आरजेडी से लेकर नीतीश कुमार की पार्टी तक सभी लोग शामिल हैं इसमें। और एनडीए में करीब में 38 पार्टियां शामिल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वो, लेकिन जैसे चिराग पासवान की पार्टी है, और आपका हम पार्टी है जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। छोटी छोटी पार्टियां हैं ये। क्यों मैं इसको छोटी पार्टियां बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बीजेपी की ही प्रमुख सीटें हैं। जैसे बीजेपी का सबसे पहला अलायंस था इसमें जेडीयू, वो उससे अलग हो गया, शिवसेना वो भी उससे अलग हो गया। जो भी बड़े अलायंस थे बीजेपी के वो टूट गए हैं। तो अभी इंडिया और एनडीए का लड़ाई है, जो भी जीते इसमें हमें क्या है, हमें तो अपना न्यूज़ पढ़ना है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। हमें है, दरअसल में है, कोई भी पार्टी की सरकार बनती तो जनता को प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अब अगला क्या है न्यूज़, द हिंदू का आर्टिकल है जो मुझे डिस्कस करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, बिहार स्पेशल का न्यूज़ बताऊंगा। देखिए जीएम मस्टर्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। अलग अलग जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं या अलग अलग एक्टिविस्ट हैं, जो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा चल रहा है जीएम मस्टर्ड को लेकर। हमें क्या करना है, देखिए वाद विवाद का जब कुछ परिणाम निकलेगा तब तो हमारे काम का होगा। तब तक हम बैठकर देखते हैं कि भाई क्या वाद विवाद कर रहे हैं, और हमें क्या समझ लेना है जीएम मस्टर्ड है क्या, और किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम मस्टर्ड। जीएम आपने उसका नाम सुना होगा कपास का, तो वो तो आपको पता होगा जीएम कॉटन। तो जीएम मस्टर्ड हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या है कैसे है। जीएम मस्टर्ड और जीएम सरसों जो होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एक फसल होता है जिसका उत्पादन अधिक होता है। कीट पतंगों और कीड़े जो होते हैं इनके खिलाफ भी उसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, खराब नहीं होता है जल्दी, और कम जल और कम खराब वातावरण पर्यावरण में भी वो उपज बढ़ाता है। जीएम का मतलब ही यही होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमने उसके जीन में कुछ परिवर्तन कर दिया है जिससे वो फसल जो है वो अब और मजबूती से उपजता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों धारा मस्टर्ड हाइब्रिड का परीक्षण किया गया और इससे अधिक उत्पादक पाया गया।
DMH11 मधुमक्खियों के प्राकृतिक परागण को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें क्या होती हैं? GM फसल किसको कहा जाता है? GM फसल उन पौधों से प्राप्त होती हैं जिनके जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। आमतौर इनमें किसी अन्य फसल के आनुवांशिक गुण जैसे उपज में वृद्धि, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग या सूखे से प्रतिरोध, बेहतर पोषण मूल्य का सम्मेलन किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए कई बार क्या होता है, जैसे GM का जो कपास है, GM कॉटन, उसमें इसलिए संशोधन किया गया था क्योंकि एक कीड़ा था जो उसको ख़त्म कर देता था। तो हमने अगली बार उसके जीन में संशोधन करके उस कीड़े के विरुद्ध उसमें प्रतिरोधक क्षमता डाल दी। इससे क्या हुआ, वो कीड़ा उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाया। ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। नेगेटिव इफेक्ट पर भी हम लोग आएंगे, हमें दोनों पक्ष पता होना चाहिए। आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाएगा। इससे पहले भारत ने केवल एक GM फसल BT कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी थी, लेकिन GEAC ने व्यावसायिक उपयोग के लिए GM सरसों की सिफारिश की है। GM सरसों क्या होता है? धारा सरसों हाइब्रिड DMH11 एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्राइजेनिक सरसों है। यह हार्बिसाइड टॉलरेंट सरसों का आनुवांशिक तौर पर संशोधित रूप है। धारा सरसों हाइब्रिड जो है ये एक उन्नत किस्म का सरसों का बीज है। ओके, और देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। DMH11 जो है ये भारतीय सरसों की किस्म वरुण, भारत का सरसों का एक किस्म था जिसका नाम था वरुण, और पूर्वी यूरोप का एक सरसों था जिसका नाम था अर्ली हीरा 2। इन दोनों के बीच में संकरण जब करवाया गया तो इसका जन्म हुआ, और इसके कारण से क्या हुआ, 2 एलियन जीव बार्नेज और बार स्टार होते हैं जो बैसिलस एमाइलोफिसेंस नामक मिट्टी के जीवाणु से आइसोलेट होते हैं एवं उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायता करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। वरुण में वार्नेज ऑस्थिया बांझपन की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह स्वाभाविक रूप से स्वपरागण नहीं कर सकता है। अर्ली हीरा 2 में बार स्टार बर्नोज के प्रभाव को रोकता है, जिससे बीज उत्पन्न होते हैं। DMH11 ने राष्ट्रीय जांच की तुलना में लगभग 28% और क्षेत्रीय जांचों की तुलना में 37% अधिक उपज प्रदर्शित की है। इसके उपयोग को GEAC के द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। अनुमोदन इसका किया जा चुका है और इसके उपयोग को भी अनुमति मिल चुकी है। बीज बार जीन संकर बीज की आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखता है। अगला क्या है कि क्यों आवश्यक होता है GM सरसों? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत का खाद्य तेलों का आयात लगातार बढ़ रहा है और यह अंततः विदेशी मुद्रा में कमी का कारण बनता है। GM सरसों कृषि आयात पर विदेशी मुद्रा निकासी को कम करने में हमें हमें मदद करेगा। ओके, भारत में तिलहनी फसलों सोयाबीन, रेपीसीड सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और अलसी की उत्पादकता इन फसलों के वैश्विक उत्पादन की तुलना में बहुत ही कम है। आनुवांशिक रूप से विविध बीज के संकरण से बढ़ी हुई उपज व अनुकूलन के साथ संकर प्रजाति उत्पन्न होती है। DMH11 से संबंधित सुरक्षा की चिंताएं भी हैं। अब कुछ हमें चिंता भी है कि भाई क्या है ये GM सरसों? तकनीकी के निर्माण में इस्तेमाल में होने वाले जीनों बार्नेज और बार स्टार और बार की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। निर्धारित दिशा निर्देश और लागू नियमों के अनुसार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने के लिए 3 वर्ष BRL 1 के 2 वर्ष, BRL 2 का 1 वर्ष फील्ड परीक्षण किए गए हैं। ओके, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि GM सरसों की विषाक्तता, एलर्जी, संरचनात्मक विश्लेषण, क्षेत्र परीक्षण, पर्यावरण सुरक्षा अध्ययन पर व्यापक शोध से पता चला है कि वे भोजन या फीड के उपयोग के साथ साथ उत्पादन के लिए भी सुरक्षित हैं। अब इसका नुकसान भी होता है कुछ। आज जिस बीज को हमने इस कीट से लड़ने मदद के लिए उसको मॉडिफाइड कर दिया है, कल को वो कीट भी तो अपने आप को मॉडिफाइड कर सकता है। कल को वो कीट हो सकता है खुद को बदल ले, स्वभाव बदल ले और उस पर इस परिवर्तन का कोई प्रभाव ना पड़े, फिर से वो नुकसान पहुंचा दे हमारे बीज को। तो ये क्या होगा, पर्यावरण में कुछ ऐसे कीट जन्म ले सकते हैं जिन पर किसी भी जेनेटिक मॉडिफाइड का या किसी भी दवा का असर ही नहीं पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक को ज़्यादा ही खा लिया, अब कोई एंटीबायोटिक असर कर ही नहीं रहा है। तो उसी तरह का असर कहाँ पर हो सकता है, GM में भी हो सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का पहला नुकसान ये है। दूसरा नुकसान क्या होता है, बीज महंगे होते हैं, सभी किसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तीसरा क्या होता है, ये अलग अलग मिट्टी के लिए भी बनाए जाते हैं। हो सकता है बिहार की मिट्टी में पैदा हो जाए, आंध्र प्रदेश की मिट्टी में पैदा ना हो जाए, तो इसलिए किसानों को फिर बाद में कर्ज में दबकर उनको गलत स्टेप उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। इस चीज़ का भी ध्यान में रखेंगे। और क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो अभी भी पूरे दुनिया में 100% शुद्धता के साथ, मतलब उस पर रिसर्च नहीं हुए हैं। ये नहीं पता चल पाया कि भाई मानव शरीर को लॉन्ग टर्म में हानि पहुंचाएंगे या फिर मदद करेंगे। ये
तो इस चीज़ को लेकर भी ध्यान रख सकते हैं। और क्या है, ऑर्गेनिक चीज़ जो होते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब शुद्ध मैं कह रहा हूँ, शुद्ध जो हमारे देसी संकर के बीज होते, देसी बीज होते हैं, या देसी जो अपने पारंपरिक वाले चले आ रहे मुख्य फसल होते हैं, वो दिनों दिन समाप्त होते चले जाएंगे। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जल की अधिक इसमें ज़रूरत पड़ती है और सभी किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रख सकते हैं। ये कुछ नुकसान भी है। तो जीएम सरसों कुछ नुकसान और कुछ आपके अच्छाई भी मैंने बता दी। अच्छाई क्या होता है, उत्पादकता ज़्यादा होती है, कीटों से कई बार रक्षा मिल जाती है और सभी जगह इसको लगभग में जहाँ पर भी उत्पादन किया जाता है तो आय बढ़ सकती है किसानों की। और आने वाले समय में जब पर्यावरण बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे फसलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो अधिक धूप को, अधिक जल को, अधिक कीटों के प्रभाव को सह सके, बच के रह सके। हमें तभी खाना मिल पाएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जो बिहार स्पेशल संबंधित है। देखिए क्या है न्यूज कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 4 जिले शीर्ष 10 में जगह बनाया है इन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल सीधा पूछा जा सकता है आपके पीटी एग्जामिनेशन में। 4 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार का समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। समस्तीपुर के लोगों को कांग्रेचुलेसन। वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर बिहार के शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल, चौथे पायदान पर बांका जिला है। देश भर की बात हो रही है। पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये रैंकिंग जारी की गई है। प्रमुख बिंदु क्या है, ज्ञातव्य है कि जिला स्तर पर यह कार्य मुख्य रूप से PHED एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। वहीं 4 अन्य जिलों की रैंकिंग को केंद्र सरकार ने 1 to 10 में रखा है, जहां हर घर नल का जल का योजना काम तेजी से हो रहा है। राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण के तौर पर केंद्र ने भी हर माह जलापूर्ति सर्वेक्षण शुरू किया है। इसमें पानी की शुद्धता के बारे में लाभुकों से फीडबैक लिया जा रहा है। इसके जरिए केंद्र सरकार देश के सभी गांवों पेयजल की स्थिति का आकलन कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा जिला व राज्य की रैंकिंग मासिक वार्षिक रूप से जारी होती है। इस सर्वेक्षण में बिहार के 5 जिले सबसे ऊपर हैं, अपने 5 जिले। यह सर्वेक्षण मुख्यतः 4 बिंदुओं पर फोकस किया गया था। अब यहीं पर आपको सवाल बन सकता है कि आपसे एक स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे, या ऑप्शन देके पूछ सकता है किन किन मुद्दों पर जल जीवन में ये रैंकिंग जारी की गई है। इसमें ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के जल की उपलब्धता, गांव में नल के जल की उपलब्धता, उसके बाद क्या है, नल से मिलने वाली जल की मात्रा, जल की गुणवत्ता, जलापूर्ति की निरंतरता, पेयजल संबंधित शिकायतों के मानकों पर ही संपादित किया गया है। यही मानक हैं जिसके आधार पर रैंकिंग तय की गई और समस्तीपुर अपना टॉप पर रहा है। केंद्र सरकार के डैशबोर्ड पर सभी राज्यों के डेटा को देखा जाएगा। वहीं बिहार में नल का जल किस तरह से काम कर रहा है, इसको लेकर दूसरे राज्यों को जानकारी दी जाएगी। बिहार ने किस तरह से जलापूर्ति योजना में काम किया है, इसको लेकर भी दूसरे राज्यों को जानकारी दी जाएगी। सर्वेक्षण शुरू होने से पूर्व सभी राज्यों की मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि यहाँ किए गए कार्यों को दूसरे उन राज्यों के मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाएगा जहाँ अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अब मान लीजिए बिहार ने अच्छा काम कर लिया जल को घर तक पहुँचाने में नल के थ्रू में, तो दूसरे राज्य मान लीजिए उड़ीसा है, उड़ीसा जो है ये काम नहीं अच्छा कर पाता। बिहार सरकार क्या करेगी, अपना जो कार्य का करने का तरीका है, जो मॉडल है, वो सब कुछ शेयर कर देगी उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ। और उड़ीसा गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर वहाँ पर अपने यहाँ काम शुरू कर सकती है। इसको लेकर इस सर्वेक्षण में टॉप 10 की रैंकिंग कौन कौन सी है, कौन कौन से जिले हैं, इसको एक बार देख लीजिए ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस सर्वेक्षण में टॉप 10 के जिले समस्तीपुर बिहार पहला, शेखपुरा, सुपौल, बांका, वेल्लोर तमिलनाडु है आपका 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर। फिर सिरमौर हिमाचल, फिर देहरादून उत्तराखंड, फिर अन्नामबाया आंध्र प्रदेश का है, और उसके बाद से लखीसराय है आपका बिहार का, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के जनवरी के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर टॉप पर रहा था। अगला जो बिहार स्पेशल का न्यूज़ है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि देखिए बिहार में बन रहा है देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल बनाया जा रहा है पटना के समीप में। पटना के समीप में देखा होगा एक नदी में एक देखिए छोटा सा द्वीप दिखेगा आपको पटना बिहार के मैप में, राघोपुर नाम से है। राघोपुर दियार का क्षेत्र भी उसको कहा जाता है कई बार। तो देखिए उसको है वहीं पर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, एक केबल पुल बनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा खासा लंबा चौड़ा, देश का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। 22 किलोमीटर की लंबाई होगी लगभग में इसकी, और 13 किलोमीटर का तो लगभग में इस पुल पर अप्रोच रोड होगा। अप्रोच रोड पुल की तरफ जो बढ़ता है ना रोड, उसी का अप्रोच रोड
कहा जाता है, ओके, दोनों तरफ मिला के। तो 2 अप्रैल 2023 को बिहार राज्य पथ निगम के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर होगा। 22.76 किलोमीटर होगा, ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर, पुल होगा 9.76 किलोमीटर और अप्रोच का रोड होगा 13 किलोमीटर। इस पुल का तैयार होने में दक्षिणी बिहार व पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ से आने वाले वाहनों को उत्तर बिहार जाने के लिए पटना शहर के अंदर न आने की ज़रूरत नहीं है। इससे शहर में वाहनों का दबाव जो है वो कम हो जाएगा। एक तरह से पटना का बाईपास बनाया जा रहा है कि अगर आपको उत्तर बिहार आना है तो ज़रूरी नहीं कि गांधी सेतु पर आने के लिए पूरा पटना शहर के अंदर से घूम कर आना पड़े। आप पटना शहर को एस्केप करके बाईपास के थ्रू पुल को पार कर लेंगे और आप कहाँ पर आ जाएंगे, उत्तरी बिहार में प्रवेश कर जाएंगे, ओके। लगभग 4,988 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले इस पुल का पटना छोर NH30 पर सबलपुर में तथा वैशाली छोर 103 पर चक सिकंदर में है। गंगा पर 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल पुल के बनने से राघोपुर दियार के सूरत बदलने के साथ उत्तर बिहार के लिए नई कनेक्टिविटी होगी, ओके। 6 लेन पुल के निर्माण में गंगा में 2 पिलर के बीच 160 मीटर की दूरी है। गंगा मालवाहक जहाज़ों के आवागमन को देखते हुए यह दूरी रखी गई है। इस पुल को इस तरह से बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो मालवाहक जहाज़ गुजरेंगे ना गंगा में, तो उसको भी दिक्कत नहीं होगा। 2 खंभे के बीच में 160 मीटर की दूरी रखी गई है, जिससे अगर जहाज़ की चौड़ाई मान लीजिए बहुत चौड़ा है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, तो भी वो वहाँ से निकल सकता है। ऊंचाई भी अधिक होगी तो भी निकल सकती है। इस पुल का निर्माण गंगा के जलस्तर से 22 मीटर ऊंचाई पर हो रहा है, ताकि गंगा का अधिकतम जलस्तर से 12 से 13 मीटर की ऊंचे होने से पुल पर जलस्तर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 6 लेन पुल से राघोपुर दियार को जोड़ने के लिए लिंक रोड का निर्माण भी शुरू हो चुका है, ओके। ये देख सकते हैं आप, लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन 30 मिनट का ही था, जिसमें तिब्बत को हमने डिस्कस किया है, हमने किसको DM सरसों को डिस्कस किया है, बिहार स्पेशल के 2 न्यूज़ को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में आपको और भी डिटेल मिलेगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।